Hello Bachu, let's see the question, and the question says a liquid compound X of molecular mass 18 unit can be obtained from a number of natural sources. All the animals and plants need liquid X for their survival. When an electric current is passed through 200 grams of pure liquid X under suitable conditions, then 178 grams of gas Y and 22 grams of gas Z are produced. Gas Y is produced at the positive electrode, whereas gas Z is obtained at the negative electrode. Moreover, gas Y supports combustion, whereas gas Z burn itself causing explosions. तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो हमारा लिक्विड कंपाउंड है एक्स, उसका मॉलिकुलर मास है 18 यूनिट्स एंड हम इसे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड लिक्विड एक्स फॉर द सर्वाइवल. और जब हम इस लिक्विड एक्स, अगर हम इस लिक्विड एक्स का 200 ग्राम ले लें और हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो it will produce 178 gram of gas Y and 22 gram of gas Z. Or gas Y is going to produce at positive electrode and gas Z will be producing at negative electrode. Moreover, gas Y supports combustion whereas gas Z burns itself causing explosion. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हमसे ए पार्ट में पूछा जा रहा है नेम फर्स्ट लिक्विड X, सेकेंड गैस Y एंड थर्ड गैस Z. तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे अपने ए पार्ट को. तो बेसिकली बच्चों उन्होंने बोला है कि जो हमारा यहाँ पे लिक्विड X है वो प्रोड्यूस कर रहा है गैस Y प्लस गैस Z को. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में. और अगर हम यहाँ पे देखें हमें मासेस भी गिवन है. लिक्विड एक्स हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम. ये प्रोड्यूस कर रहा है 178 ग्राम ऑफ Y एंड 22 ग्राम ऑफ Z. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो हमारी गैस Y है दैट इज प्रोड्यूसिंग एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो गैस Z है दैट इज प्रोड्यूसिंग एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. एंड उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो गैस Y है दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड गैस Z खुद ही से ही एक्सप्लोजन क्रिएट करता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम देखें लिक्विड एक्स का जो मॉलिकुलर मास है वो है 18 यूनिट्स एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए. दो गैसेस को फॉर्म कर रहा है. इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो गैस वाई है दैट इज़ अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो गैस वाई हो सकता है दैट इज़ ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन. मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारी प्रोड्यूस हो रही होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड पे. और अगर हम बात करें गैस जेड तो लिक्विड एक्स मॉलिकुलर मास 18 यूनिट्स दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है H2O की बिकॉज H2O का ही मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास होता है 18 यूनिट्स. तो अगर हम H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो दैट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट के लिए तो लिक्विड एक्स इज व्हाट, लिक्विड एक्स इज H2O, gas Y is oxygen gas and third के लिए if we talk about तो gas Z is actually hydrogen gas. तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यहाँ पे मिल गया है, ए पार्ट का आंसर यहाँ पे मिल गया है बिकॉज उन्होंने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी गैस होगी, गैस X एंड गैस Y. So gas Y is oxygen and gas Z is hydrogen. So A part is done. Now let's see the B part. B part is talking about what is the ratio of the masses of element Z to the mass of the element Y in the liquid X. मतलब liquid X में जो हमारा element Z है और उसके मास का रेशियो अगर हम निकालें एलिमेंट Y के साथ तो उसका रेशियो कितना आएगा. तो लेट्स सी द बी पार्ट स्टूडेंट्स. अगर हम यहाँ पे बी पार्ट करें सो रेशियो ऑफ मासेस इन लिक्विड X तो बराबर है मास ऑफ एलिमेंट Z यानी कि हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट
Y यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास इज 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का मास इज 16 यूनिट। बट बच्चों हमें यहाँ पे भूलना नहीं है, हम बात करें H2O की, और H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 विल बी मल्टीप्लाई हियर एंड इट विल बी 2 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 16 यूनिट्स, और इसका रेशियो जो निकल के आएगा वो आएगा 1:8। So the ratio of the masses is 1:8. So B part is also done. Now in the C part students, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि which law of chemical combination is illustrated by this example? कौन सा law of chemical combination यहाँ पे हम illustrate कर पा रहे हैं? तो basically बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे illustrate कर पा रहे हैं law of constant proportions। क्यों? क्योंकि law of constant proportions क्या कहता है कि जब कभी भी elements combine करते हैं chemically, तो वो combine करते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस में, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल। तो सी पार्ट हमें समझ में आ गया है बच्चों। अब हमें बात करनी है डी एंड ई पार्ट की। तो ए पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, बी पार्ट हम कर चुके हैं, सी पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है बच्चों सी डी पार्ट की। सो डी पार्ट इज आस्किंग अस नेम 2 सोर्सेज ऑफ लिक्विड एक्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा डी पार्ट है, तो डी पार्ट इज 2 सोर्सेज ऑफ लिक्विड एक्स, हम रिवर्स एंड वेल्स कि लिक्विड एक्स यानी कि H2O हमें कहाँ से मिल सकता है, फ्रॉम रिवर्स एंड फ्रॉम वेल्स। तो डी पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ अगर हम बात करें ई पार्ट की यानी कि अपने लास्ट पार्ट की, सो दैट इज स्टेट एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाई इन आवर लाइफ, कि हमें बताना है कि जो हमारा एलिमेंट वाई है उसका सबसे ज़्यादा यूजफुल मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है हमारी लाइफ में। तो अगर हम डी पार्ट भी कर चुके हैं, अब हम बात करें ई पार्ट की, तो हम बात करें वाई की, तो वाई हमारा था ऑक्सीजन गैस, और गैस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन आवर लाइफ, दैट इज इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ब्रीथिंग कैन नॉट बी डन। सो दैट इज हाउ हमने बच्चों ए बी सी डी सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। हमने देख लिया ए पार्ट में लिक्विड एक्स इज H2O, गैस वाई इज ऑक्सीजन, गैस जेड इज हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ मास इज 1:8, लॉ कौन सा एप्लीकेबल है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सोर्सेज ऑफ लिक्विड एक्स हमने देख रही है रिवर्स एंड वेल्स, एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाई भी हमने देख लिया ब्रीथिंग प्रोसेस। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।